चैप्टर 21 प्रांतों में कांग्रेस शासन। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों बम्बई, मद्रास, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार एवं संयुक्त प्रांत में मंत्रिमंडल का गठन किया। बाद में असम में और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में भी उसने सरकार बनाई। गांधी जी की सलाह। गांधी जी ने कांग्रेसियों को सलाह दी कि सरकार में शामिल होने के मुद्दे को वे सहजता से लें, गंभीरता से नहीं। यह कांटों का ताज है, इससे कोई गौरव प्राप्त नहीं होगा। ये पद इसीलिए स्वीकार किए गए हैं जिससे हम यह जान सकें कि हम अपने राष्ट्रवादी लक्ष्य की ओर अपेक्षित गति से बढ़ रहे हैं या नहीं। गांधी जी ने सलाह दी कि 1935 के अधिनियम का उपयोग हुकूमत की उम्मीदों के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए तथा हुकूमत जिस रूप में चाहती है उस रूप में इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। कांग्रेस द्वारा विभिन्न प्रांतों में सरकार के गठन से पूरा राष्ट्र पुलकित हो उठा। भारतीय ऐसा महसूस करने लगे मानो वे स्वयं के शासन में जी रहे हैं। सरकारों के गठन से कांग्रेस की प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि हुई तथा इससे यह बात भी रेखांकित हुई कि यह न केवल जनता की विजय है अपितु यह जनता की भलाई के लिए जनता द्वारा उसके प्रतिनिधियों को सौंपा हुआ उत्तरदायित्व है। अब जनता के प्रतिनिधि राज्य की शक्तियों का उपयोग जनता के हित में करेंगे, लेकिन कांग्रेस के मंत्रियों के अधिकार और वित्तीय संसाधन सीमित थे। वे अपने प्रशासन द्वारा साम्राज्यवादी स्वरूप को परिवर्तित नहीं कर सकते थे तथा वे किसी क्रांतिकारी युग का सूत्रपात भी नहीं कर सकते थे। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के अधीन किए गए कार्य। यह वीडियो आपको दिया जा रहा है definiteias.com की ओर से। अगर आप घर बैठे यूपीएससी या अन्य स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वेबसाइट definiteias.com पर विज़िट करिए। नागरिक स्वतंत्रता। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने नागरिक स्वतंत्रता की बहाली हेतु अनेक कदम उठाए। पहला कदम 1932 में जन सुरक्षा अधिनियम द्वारा प्रांतीय सरकारों को प्रदान किए गए सभी आपातकालीन अधिकार रद्द कर दिए गए। दूसरा कदम हिंदुस्तान सेवा दल और यूथ लीग जैसे संगठन तथा पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं से प्रतिबंध हटा लिया गया। तीसरा कदम प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। चौथा सरकारी विज्ञापन के लिए जिन प्रेसों को काली सूची में डाला गया था उनको उठा लिया गया। पाँचवां जब्त किए गए हथियार वापस लौटा दिए गए तथा रद्द किए गए लाइसेंस पुनः बहाल कर दिए गए। पुलिस के अधिकारों में कटौती की गई। पुलिस द्वारा जनता के बीच दिए गए व्याख्यान को दर्ज करने तथा गुप्तचर पुलिस द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं का पीछा किए जाने की व्यवस्था पर रोक लगा दी गई। ये छठा कदम था। सातवां कदम राजनीतिक बंदियों तथा जेल में बंद क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया गया। राजनीतिक निर्वासन तथा नज़रबंदी से संबंधित सभी आदेश रद्द कर दिए गए। आठवां बम्बई में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त की गई भूमि किसानों को वापस कर दी गई। नौवां सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बर्खास्त अधिकारियों के पेंशन भत्ते पुनः प्रारंभ कर दिए गए। गांधी जी ने कांग्रेस जनों से आग्रह किया कि वे ये सिद्ध करके दिखाएं कि वे पुलिस और सेना की अल्पता सहायता से शासन चला सकते हैं, किंतु नागरिक स्वतंत्रता के संबंध में कांग्रेस मंत्रियों द्वारा किए गए कुछ कार्यों की आलोचना भी की गई। जुलाई 1937 में एक समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली को उत्तेजक भाषण देने के आरोप में मद्रास सरकार ने दंडित किया। इसी तरह अक्टूबर 1937 में एक समाजवादी कांग्रेसी नेता एस बाटलीवाला पर राजद्रोह भड़काने वाला भाषण देने का आरोप लगाया गया।
इस कारण मद्रास सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया तथा उन्हें 6 माह की सज़ा दी गई। बम्बई के तत्कालीन मंत्री के.एम. मुंशी ने साम्यवादी तथा वामपंथी कांग्रेसियों पर नज़र रखने के लिए खुफिया विभाग का उपयोग किया। कृषि सुधार। जमींदारी प्रथा को पूरी तरह समाप्त करके भी कांग्रेस ने कृषि ढांचे के कायाकल्प की कोशिश नहीं की। इसके निम्न प्रमुख कारक थे। पहला कारण, मंत्रिमंडलों के पास पर्याप्त अधिकार नहीं थे। दूसरा, इस कार्य के लिए उनके पास वित्तीय संसाधनों का घोर अभाव था, क्योंकि भारतीय राजस्व के अधिकांश हिस्से का प्रयोग भारत के केंद्रीय सरकार करती थी। तीसरा कारण, कांग्रेसी मंत्रिमंडल मौजूदा प्रशासनिक ढांचे को किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करने का अधिकार केवल वायसराय या गवर्नरों के पास ही था। चौथा, विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य बिठाना एक अन्य प्रमुख समस्या थी। विभिन्न वर्गों के साथ लेकर चलाया जाने वाला आंदोलन तभी प्रगति कर सकता था जब विभिन्न प्रतिस्पर्धी हितों के बीच तालमेल बनाए रखा जाए। पाँचवां, उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष करने हेतु भारतीयों को एकजुट करने के लिए आपसी सामंजस्य अत्यंत आवश्यक था। छठा, कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के पास ज़्यादा समय नहीं था। सातवां, 1938 के बाद यूरोप में युद्ध के बादल मंडराने लगे। आठवां, लगभग सभी कांग्रेस शासित राज्यों यथा बम्बई, बिहार, मद्रास, असम और संयुक्त प्रांत में प्रतिक्रियावादी तत्वों वाला द्वितीय सदन मौजूद था, जिसे विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता था। इसमें जमींदारों, भूस्वामियों, पूंजीपतियों और सूदखोरों का वर्चस्व था। इन परिषदों में कांग्रेस अल्पमत में थी, अतः किसी भी कानून को पास कराने के लिए सरकार को इन तत्वों से समझौता करना पड़ता। नौवां कारण, कृषि का ढांचा अत्यंत जटिल और उलझा हुआ था, किंतु इन तत्वों के पश्चात भी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने कृषि ढांचे में अनेक सुधार किए तथा अनेक विधानों का निर्माण किया। ये विधान भू सुधार, ऋणग्रस्तता से राहत, वनों में पशुओं को चराने की अनुमति, भू राजस्व की दरों में कमी तथा नजराना व बेगारी जैसे गैर कानूनी कार्यों को समाप्त करने इत्यादि से संबंधित थे। किंतु ये सभी लाभ मुख्यतः बड़े काश्तकारों को ही प्राप्त हुए तथा उप काश्तकार इनसे ज़्यादा लाभान्वित नहीं हो सके। खेत मजदूरों पर भी इनका कोई असर नहीं पड़ा। यह वीडियो दिया जा रहा है आपको definiteis.com की ओर से। मजदूरों के प्रति नज़रिया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का रुख मजदूर समर्थक था। इनका आधारभूत दृष्टिकोण था मजदूरों के हितों की रक्षा करना तथा औद्योगिक शांति की स्थापना करना। इन्होंने हड़तालों का कम से कम आयोजन करने तथा हड़तालों पर जाने से पहले अनिवार्य मध्यस्थता की वकालत की। मजदूरों और मालिकों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना हेतु इन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तथा कांग्रेसी मंत्रियों को मध्यस्थ बनाने की सलाह दी। इसके साथ ही इन्होंने श्रमिकों की माली हालत सुधारने तथा उनकी मजदूरी में वृद्धि करने का प्रयास भी किया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने उग्रवादी मजदूर संघ की हड़तालों को कानून एवं व्यवस्था के रूप में हल किया तथा जहां तक संभव हो सका इनके लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाई। इस रणनीति को काफ़ी सफलता मिली, किंतु बम्बई में यह उतनी सफल नहीं रही। इसके अतिरिक्त वामपंथी आलोचक भी इस व्यवस्था से उतने संतुष्ट नहीं थे। आंदोलनकारी मजदूरों के विरुद्ध उन्होंने धारा 144 का इस्तेमाल किया तथा कई अवसरों पर मजदूर नेताओं को गिरफ्तार भी किया।
जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिगत तौर पर जन आंदोलन के विरोध प्रदर्शन के प्रति कांग्रेस मंत्रिमंडलों के व्यवहार से अप्रसन्न थे, किंतु अपनी अप्रसन्नता को उन्होंने कभी सार्वजनिक तौर पर व्यक्त नहीं किया। जनता के बीच उन्होंने कांग्रेस मंत्रिमंडलों का समर्थन किया तथा उनके कदमों को उचित बताया। इसके अतिरिक्त गांधी जी भी उग्रवादी एवं हिंसक तरीके अपनाए जाने के विरुद्ध थे। उन्होंने जनसामान्य को राजनीतिक शिक्षा दिए जाने का प्रयास किया। उन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस को अपना लोकप्रिय जनाधार नहीं खोना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस जनों से प्रशासन चलाने के लिए साम्राज्यवादी तौर तरीके न अपनाने की सलाह दी। यह वीडियो आपको दिया जा रहा है definiteias.com की तरफ से। समाज कल्याण संबंधी सुधार। इन सुधारों में निम्न प्रावधान सम्मिलित थे। पहला, कुछ निश्चित क्षेत्रों में शराब निषेध लागू कर दिया गया। दूसरा, हरिजनों के कल्याण हेतु अनेक उपाय लागू किए गए, जिनमें मंदिरों में प्रवेश, सामान्य नागरिक सुविधाओं का प्रयोग, छात्रवृत्तियाँ, पुलिस एवं सरकारी नौकरियों में इनकी संख्या में वृद्धि इत्यादि शामिल थे। तीसरा, प्राथमिक तकनीकी एवं उच्च शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान दिया गया तथा लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी गई। चौथा, अनुदान एवं अन्य तरीकों द्वारा खादी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया। पाँचवां, बंदी सुधार प्रारंभ किए गए। छठा, स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। सातवां, राष्ट्रीय योजना के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। कांग्रेस की अन्य संसदीय जन गतिविधियाँ। इन गतिविधियों में निम्न प्रयास सम्मिलित थे। पहला, जन शिक्षा अभियान की स्थापना। दूसरा, कांग्रेस पुलिस स्टेशनों एवं पंचायतों की स्थापना। तीसरा, कांग्रेस लोक शिकायत समितियों की स्थापना, जिसका कार्य लोक शिकायतों को सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना था। चौथा, राज्यों के लोक आंदोलन। मूल्यांकन। यद्यपि 1939 के अंत तक कांग्रेसियों के मध्य सत्ता के लिए अवसरवादिता, आंतरिक कलह एवं जोड़ तोड़ के प्रयास जैसी बुराइयां परिलक्षित होने लगी थीं, किंतु फिर भी उनके संसदीय कार्यों ने उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि की तथा जनता के मध्य उनके आधार को पुख्ता किया। कांग्रेस का 28 माह का शासन निम्न कारणों से भी महत्वपूर्ण था। पहला, यह धारणा सिद्ध हो गई कि मौलिक सामाजिक संक्रमण के लिए भारतीय स्वशासन आवश्यक है। दूसरा, मंत्रिमंडलों ने भारतीयों के सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। तीसरा, मंत्रिमंडलों ने सांप्रदायिकता को रोकने के सार्थक एवं सफल प्रयास किए। चौथा, अंग्रेजी नौकरशाही के मनोबल में कमी आ गई। पाँचवां, कांग्रेस के संसदीय कार्यों ने तब तक ये विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाया जैसे जमींदार इत्यादि। छठा, लोगों को एक ऐसा खांचा खींचने में मदद मिली जैसे कि उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली हो। सातवां, मंत्रिमंडलों के प्रशासनिक कार्यों ने इस भ्रांति को तोड़ दिया कि भारतीय शासन करने में सक्षम नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न राजनीतिक संकटों के चलते अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया। यह वीडियो आपको दिया जा रहा था definiteias.com की तरफ से। धन्यवाद।